यार अपना KVPY पेपर डिस्कशन। पेपर कौन सा है? KVPY एसे स्ट्रीम 2017। ठीक, इसके अंदर का बायोलॉजी सेक्शन ये अपन देखेंगे। आपके पास करीबन 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं और 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं। टोटल जो आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो वो कितना है? 15 into 1 और 5 into 2। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं यारो, और बड़े आराम से ये 25 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। ठीक है, जितना आपने 9th 10th में बायोलॉजी पढ़ा है और जितना अभी कोशिश किया है आपने बायोलॉजी पढ़ने का इन सेशंस में, वो सफिशिएंट है आपके लिए। पहला क्वेश्चन क्या है? द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ बर्ड्स। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ बर्ड्स, दैट इज यूरिक एसिड। ऑर्गेनिजम्स के अंदर 3 तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, दिस इज अ ट्रू मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। दिस इज अ ट्रू मेटाबॉलिक प्रोडक्ट and it is produced due to deamination of amino acids. इस डीएमिनेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? अमोनिया प्रोड्यूस होता है। तो जो ऑर्गेनिजम्स आपके पास फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके अंदर क्या क्या आते हैं आपके? बोनी फिशेस आती हैं और इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, जैसे अर्थवॉर्म या और लोअर ऑर्गेनिजम्स। वो क्या करते हैं? वो उस अमोनिया को सीधा बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अमोनिया इज वेरी वेरी टॉक्सिक and it is also very soluble in water. It is very soluble in water. अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, सॉल्युबल है वाटर के अंदर, इसलिए ऑर्गेनिजम्स क्या चाहते हैं? इसको फटाफट से अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दें। बॉडी सरफेस से ही चाहे ऐसा करना पड़े, वो ऐसा कर देते हैं। इसके बाद ह्यूमंस के अंदर, या कहूं मैमल्स के अंदर, this ammonia, it is converted into urea by a simple process called as ornithine cycle या urea cycle. Ornithine cycle or urea cycle. This urea is less toxic than ammonia. It is less toxic than ammonia. It is also water soluble and is the major excretory product for mammals and sharks. जहां हम क्या कहें, जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, जो क्या है? कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, वो क्या करती हैं? यूरिया को एक्सक्रीट करती हैं। ठीक, उसके बाद मतलब इसकी एक्सक्रीशन के लिए भी आपको क्या चाहिए? यू रिक्वायर वाटर, और अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए भी आपको क्या चाहिए? वाटर। कुछ ऑर्गेनिजम्स में दिस यूरिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। इट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की खास बात क्या है? इट इज very sparingly soluble in water. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको पानी पीने के लिए कम मिलता है, जो मरीन एनवायरनमेंट के आसपास रहते हैं, या जो जमीन के अंदर रहते हैं, या जो जिनका बॉडी उतना पानी का लॉस नहीं बियर कर सकता, दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड। दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड। सर, हाँ जी प्रथम। ये कौन सा ईयर का डिस्कस कर रहे हो आप? बेटा 2017 का पेपर है। ओके सर।
It is the paper of 2017. Uric acid is sparingly soluble in water and is excreted mainly by reptiles and birds. आपने देखा होगा कि जो reptiles होते हैं, birds होते हैं, उनका जो excreta होता है, that is extremely dry. बिल्कुल dry होता है. बिल्कुल उसके अंदर क्या present होते हैं? चमकते हुए यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स उसमें present होते हैं, अलग से दिख जाते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? बर्ड्स का यूरिक एसिड. एक और क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा बनता है इसी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से. आपके पास एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? दैट इज ग्वानिन. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? ग्वानिन. एंड इट इज एक्सक्रीटेड स्पेशली बाय स्पाइडर्स एंड पेंगुइन्स. सर गुआनिन वो डीएनए में वाला होता है वो या कुछ नाइट्रोजनस बेस. यस यस यस, वही है बेटे. सर. और एक और चीज कंफ्यूजन इसके अंदर हो जाता है. यूरिक एसिड के वो क्रिस्टल्स जो मरीन बर्ड्स एक्सक्रीट करते हैं, इट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर. इट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर एंड इज कॉल्ड एज ग्वानो. तो आप इस ग्वानो और ग्वानिन में कंफ्यूज नहीं होंगे. ग्वानिन इज दैट नाइट्रोजनस बेस और ग्वानो ये क्या है? दिस इज the fecal material containing uric acid excreted by marine birds which is used as fertilizer. ठीक. birds के केस में एक excretory product आता है that is ornithuric acid. ornithuric acid. It is excreted by birds. It is excreted by birds, especially by birds. ornithuric acid. ठीक. एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो ह्यूमंस के लिए एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, दैट इज हिप्यूरिक एसिड. ये ह्यूमंस एक्सक्रीट करते हैं और कहां से बनता है ये लिवर. हाँ, लिवर के अंदर बनता है फ्रॉम बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है? जो आप पैक्ड फूड खाते हो उसके अंदर दिस बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव. ठीक है. तो ये कुछ चीजें आपको मतलब वही 9th 10th वाली हैं, बट यहाँ पर कुछ अलग तरीके से पूछे हुए या वो पूछ सकते हैं. मैंने जितने जितने जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है मैंने सब आपके साथ डिस्कस किया. तो ये क्वेश्चन इजी है, हो जाएगा एक नंबर. हाँ जी अभी बोलो बेटे. सर गुआनो तो शायद बैट की फीकल मैटर में भी होता है ना? गुआनो यस होता है, बट सर बैट का तो प्रॉब्लम क्या है? वो मुंह से ही खाता है, फर्गीवोरस होता है और मुंह से ही बाहर निकाल देता है. मतलब रिगर्जिटेट करता है. हाँ जी. बैट्स आर मोस्टली फर्गीवोरस. बैट्स आर मोस्टली फर्गीवोरस एंड सभी बैट्स के जो वेस्ट है उसके अंदर आपको गुआनो नहीं मिलेगा. गुआनो बेसिकली क्या है अभी? इट इज कंसंट्रेटेड यूरिक एसिड. इट इज कंसंट्रेटेड यूरिक एसिड. ओके सर. उसके बाद क्या आता है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन. कोडोन. मैंने आपको बताया था कोडोन क्या होता है. व्हाट इज कोडोन? नहीं याद है. बेस सर एक सीक्वेंस होता है ना डीएनए. बिल्कुल. ट्रिपलेट. क्या होता है? बेस ट्रिपलेट, जिसे क्या कहते हैं? कोडोन कहते हैं. जिसके अंदर जैसे आपके पास क्या था? यू 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 ए टी जी, ये क्या थे? दीज वर कोडोन्स. और कोडोन डीजेनरेसी का मतलब भी शायद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे पास ऐसे 64 कोडोन्स हैं which codes for 20 amino acids. There are 64 codons which code for 20 amino acids. यानी कि more than one codon can code for या is coding for a particular
अमीनो एसिड। यही रीजन है कि अगर कोई बेस यहाँ पर चेंज होता है, मान लो जी की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो उससे बहुत ज्यादा चेंज आपके अमीनो एसिड के अंदर नहीं आता है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? वन कोडोन कैन कोड फॉर मेनी अमीनो एसिड्स। ठीक है, कोडोन डीजेनरेसी का मतलब क्या है कि कोडोन्स में चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई एक ट्रिपलेट में से कोई एक बेस यहाँ पर निकल भी जाएगा तो क्या होगा? उसे बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने वाले अमीनो एसिड के अंदर, क्योंकि एक से ज्यादा कोडोन उसका टेक केयर कर रहे हैं। राइट। अगला क्वेश्चन, इन अ सेल साइकिल ड्यूरिंग इंटरफेज। क्या होता है इंटरफेज में? ये क्वेश्चन तो आना चाहिए यार। इंटरफेज में क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है? टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। गलत। द न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। नो ये भी नहीं होता। क्रोमोसोम कंडेंसेस। नो नहीं सर, होता। ये DNA भी is नहीं होता। replicated. डीएनए इज रेप्लिकेटेड। अच्छा, हाँ, ये क्रोमोसोम कब कंडेंस करता है? Prophase. प्रोफेज। प्रोफेज में। अच्छा, न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, ऐसा कब होता है? ये कौन साइटोकिनेसिस सा के फेज है? बाद. साइटोकिनेसिस के बाद. साइटोकाइनेसिस के बाद की साइटोकाइनेसिस से पहले? सॉरी सर, गलती से वो मैंने सेल समझ लिया था. हाँ न्यूक्लियस हाँ, का. टीलोफेज। ये टीलोफेज होगा ना, यस सर. है ना? दिस इज टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल साइकिल। यस. आपका सेल साइकिल कंप्लीट हो गया, उसके बाद हो रहा है डीएनए इज रेप्लिकेटेड। दिस टेक्स प्लेस इन इंटरफेज। कौन सा फेज होता है जब डीएनए रेप्लिकेट करता है? एस दैट फेज. इज एस एस फेज। फेज। वेरी गुड, वेरी गुड, सिंथेटिक। वेरी गुड। सिंथेसिस फेज। Transfer of genetic material between populations is best defined as. Transfer of genetic material between populations is best defined as. सर फ्लो ही आना सर चाहिए। ए। जीन फ्लो। बिल्कुल ठीक, जीन फ्लो। सर जीन फ्लो। शिफ्ट और ड्रिफ्ट तो बनता नहीं। हाँ, शिफ्ट और ड्रिफ्ट। शिफ्ट और ड्रिफ्ट तो इट इज बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। शिफ्ट और यस ड्रिफ्ट क्या सर। होता है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ, ये माइग्रेशन के कारण होता है। अब उस माइग्रेशन के कारण मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। ठीक, इस पॉपुलेशन में से एक छोटा सा पार्ट, ठीक, जिसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन या इसमें जो जीन फ्रीक्वेंसी है, जो अलील फ्रीक्वेंसी है, वो क्या रहती है? एक बड़ी पॉपुलेशन में दैट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक, दिस इज हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है? कि अलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। बट अगर इसका एक पॉपुलेशन का हिस्सा माइग्रेट कर कर कहीं और चला जाता है, तो दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। बट जब ये पॉपुलेशन यहां पर ऐड होगी और इस दूसरी पॉपुलेशन के लोगों के साथ जब ये मेट करेगी, ठीक है ना, उसके कारण क्या आएगा? इन दोनों के जीन्स आपस में मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इस पॉपुलेशन का जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी था दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पॉपुलेशन। इसे क्या कहेंगे? जीन फ्लो। इसे क्या कहेंगे? जीन फ्लो। और ये जो हुआ, ये क्या हुआ? दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड दिस इज मोस्टली बाय चांस। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये ज्यादातर क्या होती है? इट इज मोस्टली बाय चांस। इट इज बाय चांस। समझ आया कंसेप्ट? अलीलिक फ्रीक्वेंसी एक रैंडमली मीटिंग पॉपुलेशन के अंदर हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। आप इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो। करके देखें एक बार प्रूव। क्या कहते हो? बायो के अंदर मैथमेटिक्स आ रहा है। यस सर, कर लेते। आपके पास सपोज एक अलील ए है, दूसरा अलील स्मॉल ए है। एक अलील ए है, दूसरा अलील क्या है? स्मॉल ए। हमेशा इन दोनों का हम, चलो ए का फ्रीक्वेंसी क्या मान लेते हैं? पी। स्मॉल ए का क्या मान लेते हैं? क्यू। इन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा वो हमेशा क्या होगा? इक्वल टू 1। क्या 1 से ज्यादा हो सकता है? नहीं।
60-30, 60-40, 70-30, 99.1, यही होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर हम एक सिंपल मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, ए क्रॉस ए, दो कैसे ऑर्गेनिजम्स ले लिए हमने, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स ले लिए, इनको आपस में क्रॉस किया, तो क्या आया आपके पास, ए 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 ए, ऐसे आया। अब अगर मैं इसको क्या लिखूं, ए ए किसके बराबर, ए स्क्वायर के बराबर, ए प्लस ए क्या हो गया, 2a, ए क्या हो गया, स्मॉल ए स्क्वायर। तो ये जो पूरा का पूरा जो ये आपका एक क्रॉस है, इसको आप कैसे लिख रहे हो अभी, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर। इसमें ए का फ्रीक्वेंसी कितना है, पी स्क्वायर हो गया, स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी कितना है, क्यू स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, 2p/q। यहाँ पर हमारे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स लेने के पीछे मकसद क्या था, कि आप रैंडम मेटिंग एक्सप्रेस कर रहे हो, क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, रैंडम मेटिंग। ये क्या बन गया आपके पास, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, क्या रहा फिर दोबारा 1 स्क्वायर, इट इज अगेन इक्वल टू 1। कि अगर रैंडम मेटिंग होती है एक पॉपुलेशन के अंदर, जिसमें 2 अलील्स का फ्रीक्वेंसी क्या है, वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर। अब अगर इसमें से एक छोटा सा पॉपुलेशन यहां से यहां माइग्रेट कर गया, ठीक, अगर एक छोटा सा पॉपुलेशन यहां से यहां माइग्रेट कर गया, जैसे चाइनीज पॉपुलेशन कहाँ जा रही है, कनाडा जा रही है, काफी इंडियन पॉपुलेशन इज आल्सो गोइंग टू कनाडा। नाउ इन कनाडा व्हाट इज देयर, अ मिनी पंजाब। ठीक, ऐसा हो भी सकता था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया बाय चांस, ठीक, और ऐसा नहीं भी हो सकता है। अभी वो क्या बन गए हैं, जो वहां पर इंडियंस जो कनाडा के अंदर हैं, वो क्या हो गए हैं, दे आर इंडो कनेडियन, दे आर इंडो कनेडियन। समझ आया। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसका आंसर क्या है, दैट इज जीन फ्लो। Which one of the following statement is correct about the tobacco mosaic virus? देखो, it is a fact that this tobacco mosaic virus, this was the first discovered virus. This was the first discovered virus, and it affects only monocot plants. ये किसको अफेक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट प्लांट्स को अफेक्ट करता है, ठीक। बट इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इसके अंदर क्या है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर इट अफेक्ट्स फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट, इट डज नॉट इन्फेक्ट अदर स्पीशीज बिलोंगिंग टू सोलेनेसी। सोलेनेसी क्या है, सोलेनेसी, इसके अंदर और क्या क्या आता है, एक तो टोबैको आ गया, और कौन आता है सोलेनेसी के अंदर, Brinjal, tomato, potato. ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं, दे ऑल बिलोंग टू फैमिली सोलेनेसी, ठीक। अब इसके अंदर हम क्या कहें, इसका आंसर होगा इट अफेक्ट्स द फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट, इट अफेक्ट्स द फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट। उसी के कारण जो जब टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस या कोई भी वायरस जनरली इन प्लांट्स को अटैक करता है, तो उनकी लीव्स के ऊपर आपको क्या देखने को मिलते हैं, येलो येलो कलर के स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। कैसे,
येलो कलर के स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। ये येलो स्पॉट्स क्या इंडिकेट करते हैं कि जो ग्रीन पार्ट था उसके अंदर क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो गया, क्लोरोफिल इज डिस्ट्रॉयड। इसके बारे में आपने कौन सी क्लास में पढ़ा था? 8th क्लास में पढ़ा था इन द चैप्टर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से चैप्टर में पढ़ा था? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चैप्टर में पढ़ा था, वहां पर ही दिया हुआ है। तो इट अफेक्ट्स द photosynthetic tissue of the plant part, and most of the plants, they are monocots. Most of the plants are monocots. ये याद रखिएगा आप, ठीक? ये फैक्ट है एक। अब आप कहेंगे कि सर ये तो अभी तो रिसेंटली तो नहीं आया, ठीक है ना? तो देखो बच्चों, आपने बायोलॉजी जितनी 10th क्लास तक पढ़ी है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछ लेता है KVPY। तो आपको वही जो बायोलॉजी है उसी को देखना है, उसमें कोई कहीं कहीं पर कुछ फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, कुछ फैक्ट्स छुपे हुए हैं, उनको पढ़ना है एक बार, ठीक? ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्लेसेंटा? प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा क्या होता है? मदर के With joints umbilical round cord है। tissue होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो क्या करता है, जो फीटस को मदर से सब्सटेंसेस की एक्सचेंज में हेल्प करता है। इट इज बेसिकली, प्लेसेंटा होता क्या है? प्लेसेंटा इज अ कनेक्टिव टिश्यू। प्लेसेंटा इज अ कनेक्टिव टिश्यू। फीटस से क्या आती है आपके पास? सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सर इस सवाल का आंसर ऐसे सीधा सीधा आ नहीं गया। कैसे आ यस गया? सर, Yes, सी sir, आ C जाएगा। आ अरे रहा वो है। ठीक है, वो ठीक है, वो आ रहा है, पर और भी तो बहुत सारी चीजें हैं, वो भी तो देख लो यार। सीधा सीधा तो आ रहा है, बट वहां पर यही सवाल थोड़ी ना आएगा। प्लेसेंटा के बारे में और ज्ञान भी तो ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा सीधा ज्ञान तो जो मिल रहा है वो ले लो, अगर वहां पर इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आ गया फिर क्या करोगे? यस सर। ये तो बता दो। फीटल सर्कुलेशन के बारे में मेडिकल के स्टूडेंट्स आपने तो पढ़ लिया, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं इनको क्या किया जाए? हमने तो बस 10th में ही पढ़ा है। फीटल सर्कुलेशन सर्कुलेशन भी नहीं सर, वो सर, बस एक placenta के बारे में पैराग्राफ पढ़ा में था सर थोड़ा सा हमें ही था। बता दिया कि फीटस करता वो करता क्या सर हमें तो टॉपिक था सर प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा सा 10th में। सर ये ICSE वाला है। ICSE बोर्ड है ये। अच्छा, सर हमें ICSE कहते वाले हैं सर हैं। वो बस एक पैरा याद कर लेना, पेपर में वही आएगा और कुछ नहीं जरूरत है इसके बारे में। और कुछ, हाँ वही सर बात हमें है। हमारे थोड़ा किसी ने क्या स्ट्रक्चर बता दिया था कि कैसा राउंड सा टिश्यू होता है जिसमें बीच में हाँ, थोड़े पोर्स टाइप के होते हैं। तो चलो अभी हमारे बीच में कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। दुआ साहब आप इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। इस आर्टरी का, इस वेन का नाम बताइए, ये कौन सी वेन है? अब सर और आपके होते हुए अरे दुआ साहब क्या बात कर रहे हो? जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता है उसी को सारी काम दिए जाते हैं। नहीं, कोई बुजुर्ग तो हो जो इसको बताए एक्सपीरियंस से। बस सर कृपा बरसा दो। अरे दुआ साहब क्या बात कर रहे हो? सबसे सीनियर आदमी के होते हुए कैसे कुछ करें? चलो, यहाँ पर आपके पास ये क्या है? दिस इज अम्बिलिकल आर्टरी, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। इस अम्बिलिकल आर्टरी में क्या प्रेजेंट होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब प्लेसेंटा से होते हुए मदर, यहाँ से मैटरनल ब्लड के थ्रू, यहाँ से मैटरनल ब्लड जा रहा है आपका, जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इज हायर, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लोअर है। हमें वैसे इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है। रीजन बीइंग कि जो फीटल हीमोग्लोबिन है दैट हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इट हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन द एडल्ट हीमोग्लोबिन। अब इसकी वजह से होता क्या, आपके पास जो ऑक्सीजन है वो मदर के ब्लड से कहाँ डिफ्यूज करती है? इधर ब्लड डिफ्यूज करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड
वो यहाँ से ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये क्या है अभी? अम्बिलिकल वेन। और इस अम्बिलिकल वेन में क्या प्रेजेंट है अभी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। तो अगर कभी आपके पास सवाल आता है कि यार कौन सी आर्टरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, तो ये तो सबको याद रहता है कि दैट इज पल्मोनरी आर्टरी व्हिच कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट इसके अलावा कौन सी आर्टरी? अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी के Umbilical अंदर artery। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यार, ठीक है ना। वहां पर ऐसी कभी कभी ऐसी ऑप्शंस आती हैं जिसके कारण हम गलत ऑप्शन चूज कराते हैं, बट या जो कम सही ऑप्शन होती है उसको चूज कराते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? अम्बिलिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी इसका आंसर। अब प्लेसेंटा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हर कोई क्रॉस नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ कौन सी? कुछ एंटीबॉडीज जैसे आईजीजी एंटीबॉडीज, ये इनको क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को, ठीक। आईजी जी एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं और इस प्लेसेंटा की इम्यूनिटी को, कौन सी इम्यूनिटी को? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी को बनाती हैं, क्योंकि ये आईजीजी एंटीबॉडीज ने नहीं बनाई थी, वो मदर की बॉडी ने बनाई थी। तो आईजीजी एंटीबॉडी फीटस की क्या बनाएगी? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बनाएगी, ठीक। उसके अलावा एचआईवी का वायरस, साइफिलिस का वायरस, हेपेटाइटिस का वायरस, ये इसको क्रॉस इजीली कर जाते हैं, ठीक। क्लमाइडिया दैट कैन आल्सो क्रॉस प्लेसेंटा। यही रीजन है। हाँ जी, हाँ जी। सर जो एक्स लिंक डिजीज होती हैं लाइक वो हेमोफीलिया वगैरह जो नहीं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर वो भी प्रेजेंटा क्रॉस हो जाती है या वो पहले से ही? नहीं नहीं यार, वो तो जेनेटिकली प्रेजेंट है ना यार, वो तो इस फीटस के एक्स क्रोमोसोम में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो क्या है? वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये सारी की सारी क्या है? ये इन्फेक्शियस हैं। अगर उस मदर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जेस्टेशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर ये सारी की सारी बीमारियां हो गई तो फीटस की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगी। ज्यादातर इफेक्ट किसके ऊपर आता है? उसकी आंखों के ऊपर आता है। किसके ऊपर आता है? उसकी आईज की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम है। नाउ जो पहला क्वेश्चन, जो पहला ऑप्शन इसमें लिखा है दैट प्लेसेंटा इज परमिएबल टू ऑल बैक्टीरिया, ये पॉइंट क्या हो गया? गलत हो गया। सबके लिए परमिएबल नहीं है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू प्लेसेंटा, ये भी गलत है, ठीक। ये तो हम देखते हैं कि होता है। वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूज आउट ऑफ प्लेसेंटा इनटू मैटरनल ब्लड, हाँ ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, इसके साथ साथ यूरिया, यूरिक एसिड जो भी फीटस बनाएगा वो भी कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। प्लेसेंटा डज नॉट सिक्रीट कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। अब ये कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन क्या होते हैं? देखो, ये कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उस टाइम पर एक मैसेज किसको देते हैं? ये फीमेल की ओवरीज को मैसेज देते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, खुशी मनाओ, ठीक। और फीमेल की ओवरीज उस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना शुरू करती हैं। साथ साथ ये कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स एक मैसेज किसको देते हैं? ब्रेन को भी देते हैं कि भैया अब आपको आपके खाने को लेकर ज्यादा सजग हो जाना पड़ेगा, जिसके कारण फीमेल को क्या आती है? वॉमिटिंग, नोजिया फील करती है वो फीमेल। तीसरा, ये जो कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है, दिस आल्सो डिटेक्ट दी they also help in detection of the product of fertilization. These are also excreted in urine. हाँ जी, हाँ जी। सर प्रेगनेंसी के टेस्ट के टाइम सर वो प्रोजेस्टेरॉन नहीं देखते कि जिसमें ज्यादा हो? प्रोजेस्टेरॉन दो उस टाइम पर आपने देखा होगा, दो लाइंस आती हैं, यस सर। ठीक है ना। एक लाइन किसकी होती है? वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन की होती है। किसकी होती है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन की होती है। इस टेस्ट को क्या कहते हैं? ग्रेविडेक्स टेस्ट। क्या कहते हैं इस टेस्ट को? ग्रेविडेक्स। दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज ग्रेविडेक्स टेस्ट। क्यों कहते हैं इसे ग्रेविडेक्स टेस्ट? आपको कॉर्पस ल्यूटियम तो पता ही है, पहले क्या होता है? फॉलिकल होता है,
फॉलिकल के बाद क्या बनता है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। उसके बाद इसमें से क्या हो जाती है? ओवुलेशन हो जाती है। किस में कन्वर्ट होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। नाउ इफ देयर इज फर्टिलाइजेशन, तो ये जो कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है ना, ये इस कॉर्पस ल्यूटियम को किस में कन्वर्ट कर देता है? कॉर्पस ग्रेविडेटम में। इसी वजह से इस टेस्ट का नाम क्या है? दैट इज ग्रेविडेक्स टेस्ट। और यही सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। यही क्या सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन, जो ये बताता है कि हाँ भैया फर्टिलाइजेशन हो गई है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेस्पिरेटरी कोशेंट, आरक्यू वैल्यू क्या होती है? आरक्यू वैल्यू होती है CO2 की concentration divided by O2. वेरी गुड, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग व्हिच डिवाइस? स्पायरोमीटर। रेस्पायरोमीटर। इसमें मोलर कंसंट्रेशन कितनी है? 102/145। निकाल लोगे आप मैथ्स के स्टूडेंट से। Sir, Which one of the following? 0.7 के अराउंड आ रही है। अरे इसमें भी तो दो ऑप्शन देने हैं यार, थोड़ा परफेक्शन देखना कितना आएगा। ए ऑप्शन। ए आएगा सर। A आ ये रहा है आएगा, sir। बस ठीक है फिर यार। Which one of the following statement is incorrect about nucleosomes? न्यूक्लियोसोम बताया था ना क्या होता है न्यूक्लियोसोम? डीएनए और हिस्टोन का वो एक मिलके बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था। नहीं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था। यस इसमें डीएनए प्रेजेंट था, हिस्टोन्स प्रेजेंट थे, और इस डीएनए में कितने बेस पेयर से करीबन करीबन 150 से 156 कितने बेस पेयर्स थे। तो इसमें इनकरेक्ट बताना है तो इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। द इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ थायरॉक्सिन, देखो जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन आप किसको कहते हो? ये होता है ट्राई आयोडो थायरोनिन, या क्या होता है? टेट्रा आयोडो थायरोनिन। इट इज T3, इट इज T4। थायरॉक्सिन T3 प्लस T4 है। और ये बनता कैसे है? ये एक ऐसे अमीनो एसिड से बनता है, नाम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज टायरोसिन। जो कैसा अमीनो एसिड है? दिस इज एरोमेटिक अमीनो एसिड। कैसा अमीनो एसिड है? एरोमेटिक अमीनो एसिड है। अब ये अलग बात है कि टायरोसिन ट्रिप्टोफैन से बनता है, ये अलग बात है। ठीक, टायरोसिन का क्या होगा? आयोडीनेशन होगा, उसके बाद इसकी कपलिंग होगी, फिर क्या बनेंगे? T3 और T4 बनेंगे इन मोर अमाउंट। T4 का जो सिक्रीशन है दैट इज ग्रेटर देन सिक्रीशन ऑफ T3, बट T3 इज मोर पोटेंट देन T4। आप में से 10th क्लास में इसकी डेफिशिएंसी की आपने डिजीजेस पढ़ी थी, कौन कौन सी थी यार वो? इसकी डेफिशिएंसी की आपने डिजीजेस पढ़ी थी, वो कौन कौन सी थी? सर एक तो गोइटर थी शायद। गॉइटर तो यार आयोडीन डेफिशिएंसी होता है ना। सॉरी सर। थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी से आपने दो डिजीजेस पढ़ी थी, एक को क्या कहा था आपने? मिक्सोडीमा, विच इज ड्यू टू डेफिशिएंसी। एक हाइपर सिक्रीशन की वजह से क्या होती है? ग्रेव्स डिजीज। कौन सी डिजीज होती है? ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज का दूसरा नाम क्या है? फोटोफोबिया। क्या है दूसरा नाम? फोटोफोबिया। इसमें रोशनी से डर लगता है, पेशेंट अल्टीमेटली क्या हो जाता है? ब्लाइंड हो जाता है, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। मिक्सोडीमा इन एडल्ट्स and cretinism in children. It is cretinism in children. It is
ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, ये दोनों डिजीजेस, मिक्सोडीमा एंड क्रेटिनिज्म, ये किस वजह से है? ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। उसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट कैन बाइंड टू वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का बात हो रहा है, कितने हैं सर वो? 4 4, बिल्कुल ठीक। ऐसा क्यों होता है, 4 ही क्यों है? सर, क्योंकि एक HB 4 के साथ वो कर सकता है ना फॉर्म। अरे 4 दुआ साहब firing बताना। rings. हाँ ठीक बोला, इसके अंदर क्या है? 4 पोरफायरिन रिंग्स हैं। क्या है? Porphyrin rings. 4 पोरफायरिन रिंग्स हैं, ठीक। और ऑक्सीजन और आयरन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड होता है? दैट इज कोऑपरेटिव काइंड ऑफ बॉन्ड, दैट इज कोऑपरेटिव बॉन्ड। वो कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं है, दैट इज Coordinate. कोऑपरेटिव, कोऑर्डिनेटिव, जिसमें कोऑपरेशन भी है, ठीक है ना। जो आपके पास एडल्ट हीमोग्लोबिन है, एडल्ट हीमोग्लोबिन में आपके पास 4 पोरफायरिन रिंग्स हैं, सबके बीच में क्या है? Fe है। किस फॉर्म में है? 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है। ऑक्सीजन यहाँ पर बाइंड कर रहा है, ठीक है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। बट हर वक्त लगभग 3 आयरन दे आर बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, सिर्फ एक आयरन का ऑक्सीजन क्या होता है? ये अंदर और बाहर होता रहता है। क्यों मेडिकल वालों? Yes, sir. जी। तो बस आपको याद रखना है कि भैया 4 इसके अंदर पोरफायरिन रिंग्स होती हैं, 2 अल्फा चेन्स के साथ जुड़ी होती हैं, 2 बीटा के साथ जुड़ी होती हैं एडल्ट्स के अंदर। तो इसीलिए 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बाइंड कर सकते हैं। और किस फॉर्म में होता है आयरन? दैट इज इन फेरस फॉर्म। किस फॉर्म में होता है? फेरस फॉर्म में होता है, ये याद रखना। Which one of the following biomolecules is synthesized in smooth endoplasmic reticulum? Yes, बिल्कुल सीधा सवाल है, Lipids. that is lipids, ठीक है। प्रोटीन्स तो RER में बनते हैं। The products of light reaction during photosynthesis include ATP and ATP, NADPH. NADPH. ATP and NADPH, ATP and NADPH। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को जिससे बनता है? लाइट रिएक्शन तो आपने बोला, और क्या बोलते हैं इसको? क्रेब्स साइकिल। क्रैब साइकिल। अरे वाह यार, क्रैब साइकिल तो रेस्पिरेशन में होती है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में कब से होने लगी? तू नाम रोशन करेगा पुत्र। फोटोफॉस्फोरिलेशन। दैट इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। बट फोटोफॉस्फोराइलेशन तो 2 तरह का होता है, नहीं? एक होता है साइक्लिक, एक होता है नॉन साइक्लिक। ये दोनों किस में बनते हैं? ये दोनों के दोनों बनते हैं प्रभु नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर। किसे बनते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर। इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ NADPH, देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ NADPH, there is only synthesis of ATP. This is also called as electron transport chain, ये भी कहते हैं इसको, या क्या कहते हैं इसको? Z स्कीम भी कहते हैं, नहीं? वेरी गुड। उसके बाद क्या आता है? हाइपोथैलेमस डायरेक्टली कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ विच 2 हार्मोन्स। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपके पास जो इंसुलिन है और जो ग्लूकागॉन है, ये 2 ऐसे हार्मोन्स हैं जो कहां से रिलीज होते हैं? इंसुलिन इज रिलीज फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, ग्लूकागॉन इज रिलीज फ्रॉम अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, ठीक। कौन सा पार्ट? आइलेट्स ऑफ Langerhans. लैंगरहैंस, ठीक है। अब ये जो इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है, इनका कंसंट्रेशन डायरेक्टली या इनका रिलीज डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक। किस पे डिपेंड करता है? ग्लूकोज की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर तो ग्लूकोज क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो क्या रिलीज होगा? ग्लूकागॉन। अगर ग्लूकोज बढ़ रहा है
तो क्या रिलीज होगा? इंसुलिन। इंसुलिन। ठीक, अब आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं इसके अंदर ये दोनों तो निकल जाते हैं बाहर। सर इसको वैसे एलिमिनेशन से नहीं कर सकते? एलिमिनेशन से, हाँ सोचो कैसे करोगे? सर जैसे सर इंसुलिन सी तो पॉसिबल ही नहीं इंसुलिन है। वाले निकाल दिए, गैस्ट्रिन भी निकाल दिया, तो डी तो गैस्ट्रिन, अरे क्या बात कर रहा है, गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज होता है पहले ये बता। और एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ये कहाँ से रिलीज होता है? सर वो गैस्ट्रिक तो हो गया उसमें से, पेरिएटल सेल्स में से, स्टमक गैस्ट्रिन, में। गैस्ट्रिन अच्छा नहीं, वो सर गैस्ट्रिक जूस हो गया। वो गैस्ट्रिक जूस है पुत्र, वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये गैस्ट्रिन हार्मोन है। ये गैस्ट्रिन क्या है? हार्मोन है। ये कहाँ से रिलीज हो रहा है गैस्ट्रिन? गैस्ट्रिन इज रिलीज फ्रॉम दी डुओडेनम और पाइलोरिक। डुओडेनम। हाँ, ये वहाँ के जो सेल्स हैं, जो गैस्ट्रिक सेल्स ही हैं, वहीं से रिलीज होगा गैस्ट्रिन। बट किसके कारण रिलीज होगा? बिकॉज ऑफ बॉम्बेसिन। नहीं, बॉम्बेसिन आया, उसने गैस्ट्रिन को रिलीज करवाया। अब ये गैस्ट्रिन किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? इट इज एक्टिंग ऑन द पेराइटल सेल्स और पेप्टिक सेल्स। यस सर। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है। तो हम गैस्ट्रिन को क्या कहें? इट इज अ हार्मोन। तो ये ठीक है बात कि हाँ, ये अंदाजा लग जाता है कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू डाइजेशन। एक तो ब्रेन से तो सीधा सीधा नहीं आने वाला। हाँ जी, बॉम्बेसिन, 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 Yes, बॉम्बेसिन, बॉम्बेसिन। बॉम्बेसिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। बॉम्बेसिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ओके सर। ठीक है पुत्र। तो अब यहां से, और एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ये कौन रिलीज करता है? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ये कौन रिलीज करता है? ये हार्ट रिलीज करता है। हार्ट का कौन सा पार्ट? वॉल्स ऑफ राइट एट्रिया। जो राइट एट्रियम की वॉल्स हैं वो रिलीज करती हैं। कब रिलीज करती हैं? व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न। जब आपके पास जो ब्लड है उसका एट्रियल वॉल्स में रिटर्न बढ़ गया और वो स्ट्रेच कर रही हैं। जैसे ही वो ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, क्या रिलीज होने लगेगा? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होगा। तो हमें इसको भी ANP डिलीट सर। करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, ANP। एएनपी, यस यस, एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड और एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर जो नेट्रियम है, नेट्रियम है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सोडियम, Na। ठीक है ना, नेट्रीम। दिस इज बेसिकली, नेट्री ये कहाँ से है? नेट्रीम से है। जब आपकी बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ता है, उसके कारण वाटर रिटेंशन जब बढ़ता है बॉडी के अंदर, उसके कारण आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसके कारण क्या बढ़ जाता है? ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, उसके कारण ये वीनस रिटर्न जो है वो बढ़ जाएगा टू द राइट एट्रिया। ठीक बात है। तो हम इसको भी निकाल देते हैं। बचा क्या? सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजेंस। अब दुआ साहब, आप ये कह रहे थे इसको एलिमिनेशन मेथड से कैसे किया जाए, मुझे एक बार बताओ। सर जैसे पहले तो हमने इंसुलिन वाले ऑप्शंस निकाल दिए। ठीक बात है, बट क्या हमें पता है कि पक्का इंसुलिन इसी तरीके से रिलीज होता है? तो सर अगर पहले बैकग्राउंड मतलब पढ़ा हो तब तो कर सकते हैं, क्योंकि सर जैसे जो जो ऑप्शन सी है सर, हाँ, उसको तो पहली बारी में समझ हाँ, आया ही नहीं। एक ऑप्शन सी समझ में आ जाता है। ऑप्शन सी अनडाउटेडली समझ में आ जाता है, बट गैस्ट्रिन की इंसुलिन वजह और से। गैस्ट्रिन की वजह से। हाँ बट बस सर, ऑप्शन तो ए, हट गए। बी और डी है ना, अगर अगर किसी को पता है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन का कंसंट्रेशन ग्लूकोज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, और किसी ने थोड़ा सा फिजियोलॉजी पढ़ा हुआ है, जिसने 10th क्लास में भी अच्छे से फिजियोलॉजी पढ़ा हुआ है, वो इसका जवाब दे देगा सही। बट जो उसको भूल चुके हैं, जिन्होंने रिवाइज नहीं किया, उनके लिए इसको रिवाइज करना, इसको इसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो जो एक्सेप्शंस हैं मैंने वो सारी यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं कि समझ में आ जाए
कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये तो नहीं आएगा बट मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, इसलिए वो समझा दिया। और बच्चों आपको जो फिजियोलॉजी पढ़नी है, ठीक, 10th की एनसीईआरटी की बुक से या +1 की एनसीईआरटी की बुक से, उसको थोड़ा सा इस कंटेक्स्ट में जरूर पढ़ लेना कि जिस तरीके से हम पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा इस कंटेक्स्ट से जरूर पढ़ लेना कि हाँ, कि इन चीजों का मैंने खास ध्यान रखना है, ठीक है बेटे। चलो, which one of the following drugs is not obtained from fungal or plant sources? बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका। इसमें आपको एक ही केमिकल प्रोडक्ट दिख रहा है, दैट इज एसिड, जिसमें एसिटामिनोफेन। एसिटामाइनोफेन। ये बेसिकली क्या है? इट इज एन एसिड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, दवा कैसी? दर्द निवारक। ये दर्द निवारक दवा है। पैरासीटामोल आपकी बॉडी के अंदर जाकर इसी के अंदर कन्वर्ट होती है इन लिवर। पैरासीटामोल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटामिनोफेन। इसके बारे में आप अपनी +2 की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले चैप्टर में, एक बार उसको भी पढ़कर जाना। उसके बाद जीन बैप्टिज लमार्क। जीन बैप्टिज लमार्क। लमार्क ने जो बात कहा था वो किसको लेकर कहा था? ऑन यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। उसने क्या कहा था कि जिस ऑर्गन को आप जितना ज्यादा यूज करोगे वो उतना ज्यादा डेवलप होता जाएगा, और जिस ऑर्गन को यूज करना बंद करोगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक। जैसे इसमें इसके फेवर में क्या क्या चीजें आती हैं? एक, द लॉस ऑफ लिम्ब्स बाय स्नेक बिकॉज ऑफ इट्स टिमिड नेचर। शर्मीला होता है, जरा सा कुछ कहते थे बिल के अंदर छुप कर बैठ जाता था, बिल में जाते हुए पैर अटक जाते थे, उसने उनका यूज करना बंद कर दिया, गायब हो गए, ठीक। प्रेजेंस ऑफ वेब्ड फीट। प्रेजेंस ऑफ वेब्ड फीट इन एक्वेटिक बर्ड्स। उन्होंने अपने हाथों को, पंजों को फैलाना शुरू किया तो बीच में क्या आ गया? पटाजियम आ गया, ठीक, वो मेम्ब्रेनस ग्रोथ आ गई। ये क्या है? एक अलग चीज है। ये यूज बता रहा है, वो क्या बता रहा है? डिसयूज बता रहा है। अब अगर हम इसके अगेंस्ट बात करें तो एक बॉडी बिल्डर का बच्चा क्या बॉडी बिल्डर होगा? नो सर। सर है ना? क्या आइंस्टीन के बच्चे उसी जितने इंटेलिजेंट थे या न्यूटन के बच्चे? सर या न्यूटन के तो है ही नहीं। चलो छोड़ो, मतलब समझने की बात है ना? बॉडी बिल्डर का बच्चा बॉडी बिल्डर नहीं होगा, एक नोबेल लॉरेट का बच्चा नोबेल लॉरेट नहीं होगा। ह्यूमन फीमेल्स नाक और कान दोनों पर्स करवाती हैं, बॉडी पर्सिंग करवाती हैं। क्या किसी बच्चे में ऐसा हुआ कि पैदाइशी नाक छिदा हुआ है या कान छिदे हुए हैं? नो सर। ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा कितने एजेस से चल रहा है? चाइनीज फीमेल दे वियर शूज ऑफ आयरन टू कीप देयर फीट स्मॉल, बट हर बार क्या है? उनके फीट जो बच्चे पैदा होते हैं उनके सेम रेट से ग्रो करते हैं। तो ये क्या कहता था कि जिस ऑर्गन को यूज करोगे उतना ज्यादा आगे डेवलप होगा, एंड दैट एक्वायर्ड कैरेक्टर इज इनहेरिटेड, इज इनहेरिटेड। जबकि इसके अगेंस्ट जो प्रूव्स हैं वो ज्यादा है, इसलिए ये बात गलत है। नेचुरल सिलेक्शन, इसकी बात किसने कही थी? चार्ल्स डार्विन ने कही थी। इसकी बात किसने कही थी? चार्ल्स डार्विन ने कही थी। इन द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इन द बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उसके बाद आपके पास क्या आता है? द न्यूक्लियस ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर 3 नैनोग्राम डीएनए है। जीवन फेज, सेल डिवीजन के आपके पास देखो 2 क्वेश्चन आ गए। एस फेज में रेप्लिकेशन होता है तो उसका अमाउंट बढ़ेगा, द न्यूक्लियस डज नॉट डिवाइड। उसने एस फेज का पूछा है तो कितना हो जाएगा? वो 6 नैनोग्राम्स हो जाएगा। ठीक बात है, क्लियर है? ये आसान सवाल था। यस सर। दूसरा, 3 cellular processes are listed below. Choose the correct combination of processes that involve proton gradient across the membrane. Proton gradient
सिर्फ और सिर्फ दो प्रोसेसेस में बनता है, एक फोटोसिंथेसिस और एक एरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कोई प्रोटॉन ग्रेडिएंट नहीं बनता है। ठीक, इसका मैकेनिज्म हमने पढ़ा था जब हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा था, कर्व साइकिल ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ठीक, उसी में क्या बनेगा, आपके पास प्रोटॉन ग्रेडिएंट बनेगा। और प्रोटॉन ग्रेडिएंट से जुड़ी हुई जो थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी है दुआ साहब? दुआ साहब हैं कि चले गए? हाँ जी सर। कौन सी थ्योरी है यार? सर क्या बोल रहे हो? Which theory is associated with the formation of this proton gradient? इबादत कौन सी है वो थ्योरी? सर मॉडर्न थ्योरी में तो पढ़ा था वैसे तो। केमियोस्मोटिक थ्योरी है यार। नहीं दुआ साहब, पढ़ी है आपने फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में? हाँ जी सर, वो मैं भूल गया। जरा उठा था। हाँ, अच्छा, कहाँ से उठा था? कुर्सी से सर। अच्छा ठीक है। यार ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, देखो। ठीक, ये क्वेश्चन किसका है? केमिस्ट्री का है। तो आप ये खुद पढ़ेंगे। बाकी मुझे इतना पता है कि OH और H इन दोनों का कंसंट्रेशन 10⁻⁻14 के बराबर होता है, बस। बाकी जो कुछ होगा वो आप जानते हैं। उसने क्या कहा है, H आयन कंसंट्रेशंस को निकालने को कहा है, तो कुछ ऐसे करके क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी आप बताइएगा कि ये ठीक है या गलत है। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ये आता है, बाकी आप Yes, देख sir. लीजिएगा। यस सर। चलो ओके, ठीक है। given that the tidal volume is 600 ml, inspiratory reserve volume is 250 ml, इसमें आपको एक छोटा सा ग्राफ बनाना पड़ता है पुत्र, स्पायरोमेट्री ग्राफ, जिसमें इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल, इनहेल करने के बाद अब इनहेल 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 इनहेल, उसके बाद पेशेंट अपने आप जान छोड़ देता है, फिर एक्सहेल होता है, यहाँ पर होता है एक्सहेल, उसके बाद हम कहते हैं भैया एक्सहेल करते रहो करते रहो करते रहो, उसके बाद अपने आप जान छोड़ देता है, उसके बाद फिर वो इनहेल करता है, फिर इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल। ठीक, ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, इस वॉल्यूम ऑफ एयर को अपन क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। This amount of air which can be inhaled after normal inhalation, this is Inspiratory called as reserve volume. very good यार, शाबाश। This is inspiratory reserve volume. ये volume of air which you can exhale after Expiratory. normal exhalation, this is एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। expiratory reserve volume. इसके बाद भी कुछ वॉल्यूम होता है एयर का, that is रेजिडुअल वॉल्यूम। residual volume। इन सारों को मिलाकर क्या बनती है आपकी? Vital capacity. टोटल Total lung लंग capacity। कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, इनको मिलाकर क्या बनती है यहाँ से यहाँ तक? वाइटल वाइटल कैपेसिटी। कैपेसिटी। तो आपको क्या याद रखना है कि इन तीनों को जोड़ दो, क्या है ये? 2500, ये कितना दिया हुआ है? 600, ये कितना दिया हुआ है? 800। मेरा आंसर आ जाएगा करीबन 3900 ml। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बात किया था कि अनफर्टिलाइज्ड एग्स इन honeybees, they develop into what? Drones। मतलब जब ड्रोन्स को गैमीट्स बनाने हैं तो वो मियोसिस नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? दे विल डू माइटोसिस। क्या करेंगे वो? माइटोसिस करेंगे। ऐसा हनी बी के अंदर और एंट्स के अंदर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। फिश, फ्रॉग, सैंडफ्लाई, फ्रूट फ्लाई, इनके अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक बात। क्वेश्चन क्या था? Which of the following organisms produce sperm without involving meiosis? Meiosis हमें पता है कैसी डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन है। मतलब आप ये सोचिए कि 2017 के पेपर में दो टॉपिक्स उनके फेवरेट थे। एक सेल डिवीजन, दूसरा
एवोल्यूशन। एवोल्यूशन। ठीक, फिजियोलॉजी से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए, डिजीजेस का कोई क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा। ठीक, प्लस जेनेटिक्स का भी आप देखिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जबकि दूसरे पेपर्स में जेनेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है, किसी ना किसी फॉर्म में जरूर पूछा जाता है। ठीक, कुछ एम्फेसिस उन्होंने अमीनो एसिड्स के ऊपर भी किया, हार्मोन से रिलेटेड था चाहे किसी और तरीके से रिलेटेड था। तो आपको जो बचे हुए 3 टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, अगली क्लास का टाइम हो गया वैसे भी मेरी। टेक केयर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। लेना यार, और जो ज्ञान दिया है ना इसको देख लेना एक बार। ठीक है, पढ़ सर लेना एक बार इसको। सेल डिवीजन के भी नोट्स भेज देना। भेज दूंगा यार, पक्का। सर जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स तो इसमें के भी है सारी की सारी नोट्स में यार। सर